नमस्ते साथियों और साहित्य प्रेमियों, आपका इस चैनल पर आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज पढ़ेंगे और जानेंगे ज़रथुस्त्र ने ऐसा कहा, द स्पोक ज़रथुस्त्र, रिटन बाय फ्रीडरिच नीत्शे। मुझे नहीं पता आप अभी कहाँ हैं। शायद आप अपने कमरे में हैं, रात का वक्त है, घर में बाकी सब सो गए हैं और आप अकेले हैं अपने फ़ोन के साथ और उस अजीब सी फीलिंग के साथ जो रात को आती है और नाम नहीं लेती। या शायद आप अभी कम्यूट कर रहे हैं, ईयरफोन्स लगे हैं, बाहर शहर का शोर है, भीड़ है, लेकिन आप उस भीड़ में भी किसी तरह अकेले हो। या शायद आप ऑफिस से निकले हों अभी, थके हुए, लेकिन वो थकान जो सिर्फ काम की नहीं है, उसमें कुछ और भी है, एक ऐसी थकान जिसे नींद से ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात मुझे ज़रूर पता है, आपके अंदर कुछ है, एक हंगर, एक बेचैनी, एक अधूरापन जो आपको यहाँ तक खींच कर लाया। और मैं चाहता हूँ कि आप उस बेचैनी को भगाए नहीं, उससे भागे नहीं, एक पल के लिए उसके साथ बैठें, क्योंकि वही बेचैनी, वही हंगर आज की इस जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है। 2. एक सामान्य दिन जो इतना सामान्य नहीं है। यहाँ बिल्कुल सिनेमैटिक हो जाइए, हर लाइन एक पिक्चर बने, लिसनर को अपनी ज़िंदगी दिखाई दे। सुबह होती है, अलार्म बजती है 6:30 और उस आधी नींद की उस अवस्था में जहाँ सपना अभी पूरी तरह नहीं गया, कॉन्शियसनेस अभी पूरी तरह नहीं आई, एक ख्याल आता है, आज भी। 2 शब्द, बस 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों में एक पूरी जिंदगी का दर्द है। आज भी वही ऑफिस, आज भी वही ट्रैफिक, आज भी वही मीटिंग्स जिनमें कुछ डिसाइड नहीं होता, आज भी वही लोग जिनसे बात करने में एनर्जी ड्रेन होती है, आज भी वही रूटीन जिसे मैंने चूज़ नहीं किया था। आप उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं और एक पल के लिए आप खुद से आंखें मिलाते हैं। उस नज़र में एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो बोला नहीं जाता लेकिन महसूस होता है, ये ज़िंदगी, क्या यही मैं चाहता था? आप जल्दी से नज़रें हटा लेते हैं, दांत ब्रश करने लगते हैं, दिन शुरू हो जाता है और वो सवाल वो वहीं रह जाता है, आईने में आपका इंतज़ार करता हुआ। फिर शुरू होता है वो साइकिल, वो लूप जो हर रोज़ रिपीट होती है। ब्रेकफास्ट या नहीं, टाइम नहीं है। कम्यूट, वो भीड़ जिसमें हर कोई अपने फ़ोन में है, कोई किसी को नहीं देख रहा। ऑफिस, लॉगिन, ईमेल्स, मीटिंग्स, लंच जो आप स्क्रीन देखते हुए खाते हो, मोर ईमेल्स, एक मीटिंग जो कल भी थी, लॉग आउट, कम्यूट, घर, खाना, फ़ोन स्क्रॉल, नेटफ्लिक्स, एक एपिसोड, 2 एपिसोड, नींद। और कल सब कुछ फिर। ये ज़िंदगी है या ज़िंदगी का सिम्युलेशन? क्योंकि जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया वो ज़िंदगी जीना नहीं है, वो ज़िंदगी को टॉलरेट करना है। वो स्क्रीन जो दिखाती है जो नहीं है। यहाँ थोड़ा शार्प हो जाइए, एक फेमिलियर पेन को नेम दीजिए। और जब ये साइकिल चल रही होती है तो बीच बीच में आप फ़ोन निकालते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, स्क्रॉल। एक दोस्त है जिसके साथ आप स्कूल में पढ़े थे, उसने नई BMW खरीदी है, कैप्शन है ग्रेटफुल, ब्लेस्ड, 800 लाइक्स है। एक कॉलीग है जिसका यूरोप ट्रिप है, प्राग में बैठा है, सनसेट है, कॉफ़ी है और वो कैमरा की तरफ देख रहा है जैसे ज़िंदगी एकदम परफेक्ट है। एक इन्फ्लुएंसर है जो बता रहा है कि उसने 25 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली, यू कैन टू। एक मोटिवेशनल कोट है, वेक अप, हसल, रिपीट। और आप फ़ोन रखते हो और एक फीलिंग होती है, उसे जेलसी कहना पूरा सही नहीं, उसे सैडनेस कहना भी पूरा सही नहीं। वो एक कॉम्बिनेशन है इनएडिक्वेसी का, कंपैरिजन का और उस डर का कि शायद आप पीछे रह गए हो, शायद दुनिया आगे निकल गई और आप वहीं खड़े हो। और ये फीलिंग, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये उस सिस्टम की डिज़ाइन है। सोशल मीडिया को इसी तरह बनाया गया है कि आप हमेशा कम फील करो, हमेशा और चाहो, हमेशा स्क्रॉल करते रहो। लेकिन जो कोई नहीं बताता वो ये है कि जो आप देख रहे हो वो ज़िंदगी नहीं है, वो ज़िंदगी का केयरफुली क्यूरेटेड हाईलाइट रील है। उस BMW वाले दोस्त के लोन की EMI आप नहीं देखते, उस प्राग वाले कॉलीग की अकेलेपन की रातें आप नहीं देखते, उस इन्फ्लुएंसर की एंग्जाइटी आप नहीं देखते। आप सिर्फ वो देखते हो जो दिखाया जाता है और ख़ुद की ज़िंदगी को उससे कंपेयर करते हो। एक ऐसी रेस जो कभी जीती नहीं जाती, क्योंकि फिनिश लाइन हर रोज़ आगे खिसक जाती है। असली दर्द जो कोई नहीं देखता, यहाँ बहुत धीमे, जैसे एक डॉक्टर जो डायग्नोसिस कर रहा हो, लेकिन बड़े प्यार से। लेकिन ये सब, ये थकान, ये कंपैरिजन, ये आज भी
ये सिम्टम्स हैं। असली बीमारी कुछ और है, और वो बीमारी है मीनिंगलेसनेस। ये फीलिंग कि जो मैं कर रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है, कि मेरी ज़िंदगी किसी बड़े पर्पस से कनेक्टेड नहीं है, कि मैं जी तो रहा हूँ लेकिन किस लिए, ये मुझे नहीं पता। विक्टर फ्रैंकल एक साइकाइट्रिस्ट थे जो नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रहे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कुछ लोग उस नर्क में भी टिके रहे और कुछ टूट गए। उन्होंने एक बात नोटिस की, जिस इंसान के पास जीने का क्यों होता है वो किसी भी कैसे को सह सकता है। लेकिन आज के मॉडर्न इंसान की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके पास जीने का कैसे नहीं है। आज का इंसान बहुत केपेबल है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है। आज की प्रॉब्लम ये है कि उसके पास क्यों नहीं है। क्यों उठूं, क्यों ये काम करूं, क्यों ये ज़िंदगी जीऊं जो मैंने नहीं चुनी। और जब क्यों नहीं होता तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। एक बड़ा घर होता है लेकिन घर जैसा फील नहीं होता। एक अच्छी सैलरी होती है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होता। लोग होते हैं आसपास लेकिन लोनलीनेस होती है। ये खालीपन, ये वॉइड नीचे ने 14 साल पहले देखा था और उन्होंने इसे एक नाम दिया था, नाहिलिज्म। ये बिलीफ कि कुछ भी मैटर नहीं करता, कि कोई मीनिंग नहीं है, कि सब कुछ पॉइंटलेस है। उन्होंने कहा था ये आ रहा है, ये मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइसिस होगा। वो सही थे, वो बस इतने सही थे कि 140 साल बाद भी ये उतना ही सच है, शायद और भी ज़्यादा। तब एक किताब आई जो किताब नहीं थी। 1883 स्विट्ज़रलैंड का एक छोटा सा पहाड़ी गांव सिल्स मरिया। एक किराए का छोटा सा कमरा, एक बीमार इंसान जिसके सिर में इतना दर्द है कि लिखना मुश्किल है, जिसकी आंखें इतनी कमज़ोर हैं कि डिक्टेट करना पड़ता है, जिसके पास फेम नहीं है, पैसे नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है। बस वो है और उसके विचार हैं। और उन्हीं विचारों में से उन्हीं 10 दिनों में एक किताब निकली, जो किताब नहीं थी, जो एक आग थी। उस इंसान का नाम था फ्रीडरिच नीत्शे और उस किताब का नाम था द स्पोक ज़राथुस्त्रा। ज़रथुस्त्र ने ऐसा कहा। नीत्शे ने इस किताब में एक काल्पनिक पात्र बनाया, ज़रथुस्त्र, जो 10 साल पहाड़ पर अकेले रहा था, जिसने एकांत में सोचा था इंसान के बारे में, जिंदगी के बारे में, मीनिंग के बारे में। और अब वो नीचे उतर रहा था इंसानों के बीच, उन्हें कुछ देने के लिए। लेकिन वो कोई गॉड नहीं था, कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई गुरु नहीं था। वो एक इंसान था जिसने खुद से सवाल किए थे, और उसने जो पाया था वो इतना पावरफुल था कि वो चाहता था कि पूरी दुनिया जाने। वो ये कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जिसे तुमने कभी यूज़ नहीं किया। एक ऐसा इंसान है जो तुम बन सकते हो लेकिन अभी तक नहीं बने, और वो इंसान बनने की जर्नी, यही ज़िंदगी का असली काम है। ये किताब आपको क्या देगी? मैं आपसे एक बात ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, ये किताब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी, ये आपको कोई शॉर्टकट नहीं देगी, ये आपको कंफर्टेबल नहीं करेगी, बल्कि इसके बरक्स ये आपको और अनकंफर्टेबल करेगी। ये आपसे और सवाल पूछेगी, ये आपको वो सोचने पर मजबूर करेगी जो आप सोचने से बचते आए हैं। तो फिर ये किताब क्यों? क्योंकि ये किताब आपको एक आईना देगी, एक ऐसा आईना जो ये नहीं दिखाता कि आप कैसे दिखते हो, ये दिखाता है आप कैसे सोचते हो, कैसे जीते हो, और आपके अंदर क्या है जो अभी तक बाहर नहीं आया। ये किताब आपको 3 मेटामॉर्फोसिस बताएगी, 3 रूपांतरण, ऊंट से शेर, शेर से बच्चा, और आप पहचानेंगे कि आप अभी इस जर्नी में कहाँ हो और आगे कैसे बढ़ना है। ये किताब आपको ऊबरमेंश का वो कॉन्सेप्ट देगी जिसे सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है। ये कोई सुपर हीरो नहीं है, ये आपकी खुद की सबसे बेहतर वर्जन है जो बन सकती है अगर आप चुनो। ये किताब आपको विल टू पावर देगी, जो ये नहीं कहता कि दूसरों को दबाओ, जो ये कहता है खुद पर जीतो, अपने डर पर, अपने बहानों पर, अपनी उस आवाज़ पर जो कहती है तुमसे नहीं होगा। और ये किताब आपको इटर्नल रिकरेंस का वो विचार देगी जो रात को आपकी नींद उड़ा देगा। एक ऐसा सवाल जो पूछता है, अगर तुम्हें ये पूरी जिंदगी हर एक पल के साथ अनंत बार जीनी पड़े, क्या तुम राजी होगे? और जब आप उस सवाल का जवाब देंगे तो शायद पहली बार आपको पता चलेगा कि आप सच में क्या चाहते हो और क्या बदलना है। ये आपके लिए है। मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे, ये फिलॉसफी मेरे लिए नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये वेस्टर्न थॉट है, मेरी कल्चर से मैच नहीं करता, इतना डीप सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं समझता हूँ, लेकिन एक बात सुनिए, नीत्शे ने ये किताब प्रोफेसर्स के लिए नहीं लिखी थी, ये उन्होंने एकेडमिया के लिए नहीं लिखी थी, ये उन्होंने थियरीज प्रूव करने के लिए नहीं लिखी थी, ये उन्होंने उस इंसान के लिए लिखी थी जो रात को सो नहीं पाता क्योंकि कुछ है जो उसे तड़पाता है,
जो जानता है कि कुछ और है लेकिन जानता नहीं वो क्या है, जो थका हुआ है उस जिंदगी से जिसे उसने नहीं चुनी, जो अपनी असली जिंदगी को शायद पहली बार जीना चाहता है। वो इंसान आप हो। आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए इस किताब को समझने के लिए, आपको कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आपको बस एक चीज चाहिए, एक खुला दिल, एक ऐसा दिल जो सुनने के लिए तैयार हो, जो चैलेंज होने के लिए तैयार हो, जो ये मानने के लिए तैयार हो कि शायद अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देखी, और अगर वो दिल आपके पास है तो ज़रथुष्ट्र आपसे मिलने के लिए तैयार है। 8. एक वादा और एक शुरुआत। इस पूरी जर्नी में जो अब शुरू होने वाली है, हम साथ चलेंगे। ये ऑडियो बुक सिर्फ एक किताब का समरी नहीं है, ये एक कॉन्वर्सेशन है, आपके और नीत्से के बीच, आपके और आपके खुद के बीच। हर चैप्टर में हम पहले आपकी ज़िंदगी को देखेंगे, आपके सवालों को, आपके दर्द को, और फिर देखेंगे कि ज़रथुस्त्र उस दर्द को कैसे एड्रेस करता है। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, ये जर्नी आपको कुछ देगी। शायद एक जवाब, शायद एक नया सवाल, शायद एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था। लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो इंसान इस जर्नी को पूरा करेगा वो वही नहीं रहेगा जो इसे शुरू करने से पहले था। नीत्से ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में एक बात कही थी, वो तुम्हें मार नहीं सकता, वो तुम्हें और मजबूत बनाता है। आपका दर्द, आपकी तकलीफ़, आपकी वो रातें जब नींद नहीं आई, वो सब बेकार नहीं गए, वो सब आपको यहाँ तक लाए, और यहाँ से एक नई दिशा शुरू होती है। तो एक गहरी सांस लीजिए और चलिए, ज़रथुस्त्र इंतज़ार कर रहा है। ज़रथुस्त्र ने ऐसा कहा। द स्पोक ज़रथुस्त्र, फ्रीडरिक नीत्शे। चैप्टर 1, प्रस्तावना। एक पहाड़ है, ऊंचा, एकाकी, बादलों से ऊपर, और उस पहाड़ पर एक इंसान रहता है जिसका नाम है ज़रथुस्त्र। वो 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर यहाँ आया था। शहर छोड़ा, लोगों को छोड़ा, वो सब कुछ छोड़ा जो दुनिया ज़रूरी समझती है, और यहाँ आ गया, अकेले, सिर्फ इसलिए कि खुद को सुन सके, खुद को समझ सके। 10 साल गुजरे। इन 10 सालों में उसने एकांत को दुश्मन नहीं समझा, दोस्त बनाया। उसने वो सवाल पूछे जो भीड़ में नहीं पूछे जाते, वो सवाल जो रात को आते हैं जब सब सो जाते हैं और आप अकेले छत देख रहे होते हो। और उस एकांत में उसे कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं मिला, बल्कि एक क्लैरिटी मिली, एक ऐसी क्लैरिटी जो तब आती है जब आप बाहर की आवाज़ें बंद करके अंदर की आवाज़ सुनते हो। और अब 10 साल बाद वो तैयार है, नीचे उतरने के लिए, इंसानों के बीच जाने के लिए। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है जो नीत्शे कह रहे हैं। ज़रथुस्त्र यहाँ से इसलिए नहीं जा रहा कि वो थक गया है, इसलिए नहीं कि उसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है और वो उसे देना चाहता है। एक भरे हुए दिल से देना और एक खाली दिल से भीख मांगना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। और ज़रथुस्त्र का उतरना एक ओवरफ्लो है, एक गिफ्ट है। सुबह होती है, ज़रथुस्त्र उठता है और सूरज की तरफ देखता है, और वो सूरज से बात करता है। नीचे का ये एक बहुत खूबसूरत मोमेंट है। ज़रथुस्त्र सूरज से कहता है, ओ महान तारे, तुम्हारी खुशी क्या होती अगर वो लोग न होते जिन्हें तुम रोशन करते हो। ज़रा सोचिए इस बात को। सूरज हर रोज़ उगता है, वो रोशनी देता है, गर्मी देता है, ऊर्जा देता है। लेकिन अगर कोई होता ही नहीं, कोई उस रोशनी को रिसीव करने वाला नहीं, तो उस रोशनी का क्या मतलब? ज़रथुस्त्र कह रहा है, मैं भी उस सूरज जैसा हूँ, मेरे पास कुछ है, एक समझ है, एक क्लैरिटी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पहाड़ पर अकेले बैठा रहूँ तो इस सब का क्या मतलब? नॉलेज तब मीनिंगफुल होती है जब शेयर की जाए। विजडम तब काम की होती है जब किसी की ज़िंदगी में कुछ बदले। और इसीलिए वो उतरता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है और वहाँ ज़रथुस्त्र को एक बूढ़ा मिलता है, एक सेंट, एक संत, जो कभी इंसानों के बीच रहता था लेकिन अब यहाँ एकांत में है। वो भजन गाता है, प्रेयर करता है, जंगल में जीता है। वो ज़रथुस्त्र को देखता है और पहचान लेता है। वो पूछता है, तुम इंसानों के बीच क्यों जा रहे हो? ज़रथुस्त्र कहता है, उन्हें कुछ देने। वो बूढ़ा हंसता है, थोड़े व्यंग्य से, और कहता है कि इंसान गिफ्ट नहीं ले पाते,
वो दोनों अलग हो जाते हैं और ज़रथुस्त्र चलते चलते एक बात मन में सोचता है, क्या ये संभव है? क्या ये बूढ़ा अभी तक नहीं जानता कि गॉड मर चुका है? रुकिए, ये नीचे की फिलॉसफी का सबसे फेमस और सबसे मिसअंडरस्टूड स्टेटमेंट है, गॉड इज़ डेड। लेकिन इसे गलत मत समझिए। नीचे ये नहीं कह रहे कि लिटरली कोई गॉड था जो मर गया। वो ये कह रहे हैं कि वो पूरा फ्रेमवर्क, वो मीनिंग मेकिंग सिस्टम जो हज़ारों सालों से इंसान की ज़िंदगी को शेप करता था, वो कोलैप्स हो रहा है। पहले गॉड ने कहा इसलिए करो, ये काफ़ी था। पहले ट्रेडिशन बताती थी कि कैसे जीना है। पहले ज़िंदगी का पर्पस बाहर से मिलता था, किसी अथॉरिटी से, किसी रिलीजन से, किसी कम्युनिटी से। लेकिन अब जब वो एक्सटर्नल एंकर कमज़ोर हो रहा है तो एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा होता है। वो फीलिंग कि कुछ भी मैटर नहीं करता, कि सब पॉइंटलेस है। नीचे ने इसे नाइलिज्म कहा। और यही वो प्रॉब्लम है जिसे ज़रथुस्त्र एड्रेस करने आया है। ज़रथुस्त्र एक शहर पहुंचता है। बाजार है, भीड़ है, शोर है। और वहाँ एक टाइट रोप वॉकर है, एक कलाकार जो 2 मीनारों के बीच बंधी रोप पर चलने वाला है। लोग उसे देखने इकट्ठे हुए हैं और ज़रथुस्त्र उस भीड़ के सामने खड़े होकर बोलता है। वो कहता है, मैं तुम्हें ऊबरमेंश के बारे में बताता हूँ। मनुष्य एक ऐसी चीज़ है जिसे पार किया जाना चाहिए। तुमने उसे पार करने के लिए क्या किया? और फिर वो एक बात कहता है जो इस पूरी प्रस्तावना की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। मनुष्य एक रोप है जो एनिमल और ऊबरमेंश के बीच बंधी है। एक रोप जो एक खाई के ऊपर से गुजरती है। जो महान है वो ये है कि मनुष्य एक ब्रिज है, डेस्टिनेशन नहीं। रुकिए, इसे अपने लिए सोचिए। हम अक्सर ज़िंदगी को एक डेस्टिनेशन की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कि एक पॉइंट है जहां हम पहुंच जाएंगे और फिर सब कुछ ठीक होगा। जब प्रमोशन मिलेगा, जब शादी होगी, जब घर होगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, और ज़िंदगी गुजरती जाती है एक जब से दूसरे जब तक। लेकिन ज़रथुस्त्र कह रहा है वो पॉइंट नहीं आता, वो डेस्टिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ज़िंदगी हमेशा एक क्रॉसिंग है, एक जर्नी है। और जो इसे समझ लेता है वो हर पल में जीता है, हर कदम में, चाहे वो पेनफुल हो या जॉयफुल। लेकिन भीड़ ज़रथुस्त्र को नहीं सुनती। वो हंसती है, उसे जोकर समझती है, और कोई चिल्लाता है, हमें लास्ट मैन दिखाओ। और ज़रथुस्त्र थोड़ी देर रुककर उन्हें वो लास्ट मैन दिखाता है। वो बताता है ये लास्ट मैन वो इंसान है जिसने सब कुछ आसान कर लिया है, जो रिस्क नहीं लेता क्योंकि रिस्क में तकलीफ है, जो ड्रीम नहीं देखता क्योंकि ड्रीम में फेलियर का डर है, जो खुद से कभी ऑनेस्ट नहीं होता क्योंकि सच अनकंफर्टेबल है, जो ज़िंदगी को चैलेंज नहीं करता, बस चलता रहता है। वो लास्ट मैन कहता है, हमने हैप्पीनेस खोज ली है, लेकिन वो हैप्पीनेस एक छोटी सी सेफ कंफर्टेबल ज़िंदगी है। एक ज़िंदगी जो जी तो जाती है लेकिन असल में महसूस नहीं होती। और जब ज़रथुस्त्र ये बताता है, भीड़ खुश होती है। वो चिल्लाती है, हाँ, हम लास्ट मैन बनना चाहते हैं। ये नीचे का सबसे डार्क और सबसे सच्चा मोमेंट है। लोग ग्रेटनेस नहीं चाहते, लोग कंफर्ट चाहते हैं। और यहाँ एक सवाल है आपसे, एक बहुत ऑनेस्ट सवाल, क्या आप लास्ट मैन हैं? क्या आपने भी कभी उस कंफर्टेबल ऑप्शन को चूज़ किया है जिसमें तकलीफ कम थी लेकिन मीनिंग कम था? वो काम जो आप करना चाहते थे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है कहकर छोड़ दिया? वो बात जो कहनी थी लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है कहकर रोक ली? ये जजमेंट नहीं है, ये एक ऑनेस्ट आईना है, क्योंकि नीचे के अनुसार पहला कदम यही है, खुद को देखना, सच में, बिना एक्सक्यूज़ के। और तभी वो टाइट रोप वॉकर रोप पर चलना शुरू करता है। धीरे धीरे, ऊंचाई पर, भीड़ देख रही है। और तभी एक और इंसान रोप पर चढ़ता है। वो अग्रेसिव है, शोर मचाता है, उस टाइट रोप वॉकर को डराने की कोशिश करता है। और वो टाइट रोप वॉकर डर कर संतुलन खोता है और गिरता है। भीड़ भाग जाती है, सिर्फ ज़रथुस्त्र रहता है। वो उसके पास जाता है, बैठता है, उसका हाथ थामता है। वो टाइट रोप वॉकर कहता है, मैंने अपनी ज़िंदगी खतरे में डाली, एक ऐसे काम के लिए जिसे कोई वैल्यू नहीं देता। ज़रथुस्त्र उससे कहता है, तुमने खतरे को अपना पेशा बनाया था, इसमें कोई शर्म नहीं।
तुम गिरे, लेकिन तुम रोप पर थे, तुमने कोशिश की थी, यही तुम्हारी डिग्निटी थी। और नीचे कह रहे हैं, यही तुम्हारी डिग्निटी है। वो टाइट रोप वॉकर मर जाता है और ज़रथुस्त्र अकेले उसे अपने कंधों पर उठाकर शहर के बाहर ले जाता है। ये सीन बहुत कुछ कहता है। वो टाइट रोप वॉकर हर उस इंसान का सिंबल है जो जेन्युइनली कुछ करने की कोशिश कर रहा है, जो रिस्क ले रहा है, जो ऊंचाई पर चढ़ा है, और जिसे किसी और ने, उस सिस्टम ने, उस भीड़ ने, उन लोगों ने जो खुद आगे नहीं बढ़े, गिरा दिया। जो इंसान कोशिश करता है, वो गिरे तो भी वो उस इंसान से बेहतर है जो कभी चढ़ा नहीं। उस रात एक जंगल में उस मरे हुए टाइट रोप वॉकर के पास ज़रथुस्त्र बैठा है। वो सोच रहा है, मैं बाजार में गया, मैंने भीड़ से बात की, मैंने उन्हें ऊबर मेंच की बात बताई, लेकिन वो नहीं समझे, वो हंसे, वो चले गए। और तब उसे एक रियलाइजेशन होती है। वो सोचता है, मैं भीड़ के लिए नहीं हूँ, मैं उनके लिए हूँ जो सुनने के लिए तैयार हैं, जो खोज रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी को ऑनेस्टली देखने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ नीचे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं, हर विजडम, हर आइडिया, हर मैसेज सबके लिए नहीं होता। कुछ चीज़ें सिर्फ उन्हीं के लिए होती हैं जो वो उन्हें रिसीव करने के लिए तैयार हों। और आप जो अभी ये सुन रहे हैं, आप उन लोगों में से हैं। आपने यहाँ तक सुना, आप यहाँ हैं, आप तैयार हैं। सुबह होती है। ज़रथुस्त्र उस टाइट रोप वॉकर को एक पेड़ के नीचे दफनाता है और एक नया संकल्प लेता है। वो अपनी सीकर्स को ढूंढेगा, उन लोगों को जो जेन्युइनली खोज रहे हैं, लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताएगा कि क्या सोचो, वो उन्हें ये दिखाएगा कि कैसे सोचो। वो कहता है, मैं लिविंग कंपेनियंस चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने कहा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद समझा। तो इस प्रस्तावना में नीत्शे ने क्या दिया? उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया जो बाकी पूरी किताब की नींव है, और वो फ्रेमवर्क एक कहानी में था, एक पहाड़ में था, एक बाजार में था, एक गिरते हुए इंसान में था। पहली बात ये कि हर इंसान एक क्रॉसिंग पर खड़ा है, जो वो अभी है और जो वो बन सकता है, इन दोनों के बीच। वो क्रॉसिंग डरावनी है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन ज़रूरी है, और उस क्रॉसिंग से भागना वही लास्ट मैन बनना है। दूसरी बात ये कि भीड़ की वो आवाज़ें जो कहती हैं सेफ रहो, ये मत करो, ऐसे नहीं होता, वो आपको रोकने आती हैं। ज़रथुस्त्र ने उन आवाज़ों को नहीं सुना, वो आगे बढ़ा, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तीसरी बात ये कि गिरना, फेल होना, तकलीफ पाना ये कमज़ोरी नहीं है। वो टाइट रोप वॉकर गिरा, लेकिन वो रोप पर था, उसने कोशिश की थी, यही उसकी डिग्निटी थी। और नीचे कह रहे हैं, यही तुम्हारी डिग्निटी है। और चौथी बात जो सबसे ज़रूरी है, खुद को ओवरकम करना, यही ज़िंदगी का असली काम है। आज आप जो हैं वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, डेस्टिनेशन नहीं, ब्रिज है। तो आज रात अकेले में एक सवाल खुद से पूछिए, मैं किस चीज़ से खुद को रोक रहा हूँ? वो काम जो आप करना चाहते हो लेकिन डर है, वो बात जो कहनी है लेकिन रुक जाते हो, वो ज़िंदगी जो जीनी है लेकिन बाद में कहते रहते हो। वो रोप है, और आप वो टाइट रोप वॉकर हो जो अभी किनारे पर खड़े हो। सवाल सिर्फ ये है, क्या आप चलोगे